एनसीईआरटी चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं एनसीईआरटी का हिस्ट्री सेशन में। तो हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, है ना। लोग कैसे घूमते थे, कैसे क्या करते थे, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे, है ना? क्योंकि उनको चाहिए तो जानवर भी इधर से उधर जाएँगे, एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे, तो उनको करने के लिए, उनको भी मारने के लिए जाना। तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों का फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं, और पानी झीलों, झरना आदि नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ नदियों और झीलों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। है ना? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हम लोगों को कैसे मिलती है? तो आर्कियोलॉजी सोर्स के बारे में पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले और बाट जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों के उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, है ना? और देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएँ जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। समझ में आ रहा है किस तरीके इसका प्रयोग किया जाता था? ये हो गया। अब देखिए, रहने की जगह को निर्धारित करना, तो ये आपको मानचित्र 2 दिख पा रहा होगा कि कहाँ-कहाँ पे लोग रहते थे। त्रिकोण वाले स्थान है वो पुरा स्थल है। जो आपको ये त्रिकोण वाले स्थान दिख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड। ये त्रिकोण वाले स्थान, यहाँ पे भीमबेडका, कुरनल गुफाएँ, हुस्सी, यहाँ पे तो 3 ही है ना। पुरातात्विक पुरास्थल है, जो भी त्रिकोण है वो पुरातात्विक है। और जो आपको ये स्क्वायर वाला में दिख रहा है, ये क्या है? नवपाषाणिक। ये नवपाषाणिक है। ये सब नवपाषाणिक काल में, जब कृषि का शुरुआत हो चुका था, सब लोग रहने लगे थे, ये सब नवपाषाणिक है। और ये जो ग्रीन वाला है वो महापाषाणिक है, ठीक है। ग्रीन वाला में तो 2 ही दिख रहे हैं ना, महापाषाणिक, ठीक है। उसके बाद आरंभिक गाँव, यहाँ पे इनाम गाँव जो है एक ही दिख रहा है। आरंभिक गाँव में एक ही इनाम गाँव बस। और फिर आधुनिक नगर में आपको दिख रहा होगा मुंबई। अब मुंबई जो है क्या है? आधुनिक नगर है। फिर कोलकाता, ये सब आधुनिक नगर है। तो ये आपको पूरा दिख पा रहे होंगे, ठीक है। तो प्रमाण, इसके अलावा कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो जो भी था वो हमने देख लिया। बुर्ज होम, चिराद, मेहरगढ़ और सारी चीजें हम लोग देख लिया। गंगा, कोलकाता, सब कुछ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चूंकि
पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे, जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए, ये शैल चित्रकला, इसमें से हमको क्या पता चलता है कि ये एक आदमी है, वो एक हिरन को मार रहा है, यही पता चल रहा है ना। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें से जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किस तरीके से इसको ड्राइंग के द्वारा दिखाया गया है। देखिए, भीमबेडका जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, इसको सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से भीमबेडका का जो नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भीमबेडका आधुनिक मध्य प्रदेश के जो है ना, इसको जाना जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। आधुनिक मध्य प्रदेश और पुरातात्विक के क्षेत्र में इसका नाम जो है बहुत ही भीमबेडका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरातत्व स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या आप बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रहने के लिए लोग यहाँ पे क्यों चुनते थे, क्योंकि यहाँ पे जो था वो सेफ था ना, अभी सेफ है। और उस टाइम का तो पता नहीं कि कैसा था कि लोगों को रहने के लिए जानवर खा जाएंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर क्या था कि सेफ तरीके से वो रह सकते हैं, इसलिए वो लोग गुफाओं में रहते थे, है ना। अब आ चुके हैं हम लोग पुरा स्थल के बारे में, ठीक है। पुरा स्थल के बारे में जानते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र के नीचे तल में भी पाए जाते हैं और इन पुरा स्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। अब आग की खोज कैसे होती, तो देखिए मैं आपको बोल रहा है कि मानचित्र 2 में कुरनल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 12, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं और इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि। क्या बोल रहा है कि कुरनल गुफा को ढूंढो। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुरनल गुफा। यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है कुरनल गुफा ढूंढने के लिए, तो आपको ये दिख पा रहा है ना, कुरनल गुफा जो कि रेड, इसको क्या पूरा पाषाणिक, पूरा स्थल में, मतलब पूरा पाषाणिक में ही लोगों को पता चल चुका था। ये जो है ये कुरनल गुफा है, जिसको हमने पूरा कर ही दिया, इसको रेड कर दिया। यहाँ पे कुरनल गुफा आपको दिख रहा है, यही है इसका कुरनल गुफा और यहीं पे राख का अवशेष मिला है, यानी कि पूरा पाषाणिक, ये पूरा पाषाणिक पूर्वा स्थल है, यानी तभी से लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पता चल गया था और लोगों ने जानना चालू कर दिया था सब चीजों के बारे में। और उस टाइम से आग की खोज हो गया था और उस टाइम लोग जानवरों को भगाने के लिए, मांस भूनने के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रयोग करते होंगे, है ना। अब चलिए, अब क्या है हमारा, हाँ, नाम और तिथियाँ। अ, आ हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक ने अनेक बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त है। पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले के, पूरा पाषाण कब हुआ था, तो 20 लाख साल पहले के, 12,000 साल पहले के दौरान पे इसको किया गया। देखिए, पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले तो आरंभिक, मध्य, उत्तर प्राचीन और लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युगीन कहते हैं और समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था और इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और ही जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार को भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हम उनके अनेक नाम मिलेंगे और सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रचलित नाम ज्ञात नहीं है और उनके काल में उनके क्या नाम था। अब देखिए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने-पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर
कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने जब अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। मतलब ये एक क्या होता है कि जो सोर्स मिलते हैं उनके हिसाब से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, एक जासूस की तरह कहानी को गढ़ते हैं तो वही है। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया? क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, इसलिए आई थिंक अभी भी कुत्तों को एक बार समझा देने के बाद वो अच्छे से हो जाते हैं ना लॉयल अफ़्तर। अब हम लोग घरेलूकरण की प्रक्रिया है उसको समझते हैं। हमारा चैप्टर अभी कितना बाकी है? अभी चैप्टर तो बहुत है। खत्म ही होगा 21 पेज में। हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे घरेलूकरण पेज नंबर 16, 5-6 पेज अभी और है। तो चलिए पढ़ना चालू करते हैं। लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरी से भिन्न होते थे। असली वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही लोग उन पौधों को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज पके दाने भार को संभाल सके। ऐसे ही पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दाँतों को देखो जिसमें से कौन-सा जंगली सुअर का और कौन-सा पालतू सुअर का, तो देख के पता चल ही रहा है छोटा और बड़ा, ठीक है? यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम तो भोजन करते हैं, वो इस प्रक्रिया की वजह से है। कृषि ने के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उस तरह सबसे पहले पालतू गए जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़-बकरी आते हैं, ठीक है? अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में होने लगा, ठीक है? एक नई जीवन शैली की शुरुआत हो गई। तुम किसी पौधे को बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। इसे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। जबकि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? हाँ, क्योंकि हाँ, शिकारी और उनको लगता था कि भोजन को बचाना है तो कैसे? तो वो लोग उपाय ढूँढते होंगे और फिर वो कर लेते होंगे उपाय ढूँढ के, सोचेंगे तो उपाय मिल जाएगा तो इस तरीके से। जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार, जानवर जो थे वो चलते-फिरते थे। जानवर बच्चे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है? भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या मिल सकता है? तो आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए भोजन के अतिरिक्त हम लोगों को जानवरों से क्या मिल सकता है? तो देखिए जैसे गाय होती है तो उससे हम लोग को दूध मिलता है ना और फिर वो जो उसका डंक एक होता है उससे जलावन की सारी चीज़ें होती है ना कि और जैसे कुत्ता है तो कुत्ता के द्वारा वो वफादारी करता है वो जो वॉचमैन का रोल है उसको कर सकता है। तो फिर अक्सर एक कैट्स को सब लोग रहते हैं एज अ फ्रेंडली ह्यूमंस बीइंग ऐसे घर पे रखते हैं ऐसे। तो इस तरीके की चीज़ें आओ हम लोग आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें तो
यहाँ पे बोल रहा है कि फिर से हम लोग को मानचित्र 2 देखना पड़ेगा। इसमें कई नीले रंग के वर्ग दिख पाते होंगे। उस जगह जो पुरातात्विक शुरुआत कृषकों की पुरातात्विक कृषियों की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में ये बात करता है। तो यहाँ पे आ चुके हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे देखिए जो पुरातात्विक नीले कलर की है। नवपाषाणिक, पुरापाषाण, चिरांद, ये सारी चीज़ें तो जो हम लोग के स्क्वायर बॉक्स में कि नवपाषाणिक पुरास्थल है, तो यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें शुरू हुई थी, उनके बारे में है कि किस तरीके से कृषि नवपाषाण में कृषि की शुरुआत होती, तो उसी की बात करता है। तो बुर्ज हो, मेहरगढ़, कोल्डीवाड़, महाड़गढ़, चिरांद, दावलोली होल्डिंग्स, पैमपल्ली, हुल्लर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो ये सब हमने देख लिया। और जहाँ पुरातात्विक शुरुआत कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे महाद्वीप द्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे बड़े पश्चिमी तीर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। उन्होंने हड्डियों के द्वारा पहचाना और जो भी अनाज के गिरे हैं उन सभी से पता किया है कि किस तरीके से चीजें होती थी। अस्थायी जीवन की ओर जब कृषि की शुरुआत होने लगी तो सब लोग स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक को कुछ पुरा स्थलों तक झोपड़ियों और घरों के स्थान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बना कर रहते थे। उसे हम लोग गर्दवास कहा जाता था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातात्विक को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों ऐसे पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक तैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसली का प्रयोग अनाज पीसने तथा हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्तियों और औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, है ना, औजार जानवरों को मारने के लिए या फिर जो भी औजार टाइप्स के हैं। अब हम लोग नवपाषाण युग में आ चुके हैं। तो चलिए, नवपाषाण युगों के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए, ठीक है ना, बर्तन का प्रयोग किस लिए, खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा जाता होगा? इसमें जैसे कि इसमें पानी भी रखा जा सक अभी जैसे कि हम लोग इसमें पूजा करते हैं तो पानी रखा जा सकता है, फिर अनाज रखा जा सकता है या पानी पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अनाज रखने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है ना? जिस बर्तन में जिस चीज़ का उपयोग होता है सब कुछ हो सकता है। अब सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मानचित्र 2 के पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूँढो। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फिर से मैप्स में गढ़ को ढूँढते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब हम लोग को ढूँढना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको दिख पा रहा होगा ये पाकिस्तान में है जो मेहरगढ़, तो हमने ढूंढ लिया ये कहाँ है, पाकिस्तान में। तो अब हम लोग चलते हैं वहां पे जिसने हमको बोला था मेहरगढ़ ढूंढने के लिए। चलो, मैं ढूंढ लिया मेहरगढ़। मेहरगढ़ ढूंढो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरी के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, इनमें से
हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयतकार घेरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भी संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे-संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते होंगे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ के घर का ये जो चित्र है आप देख पा रहे होंगे, ये घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं, जिससे तुम घर में रहते हो, उनके साथ इस घर की क्या समानता है? थोड़ी बहुत समानता है, क्योंकि हम लोग के टाइम भी ऐसे ही रूम रहते हैं। ये कवर नहीं है, बस कवर रहता है हम लोग का। ये खुले हैं, बॉर्डर्स तो बनाए हुए हैं। ठीक है। ये कब्र है जिसमें उसके व्यक्ति की जरूरत के समान ऐसी कब्र मिली है। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया, कि उन लोग का था कि हाँ भाई, जिंदगी के बाद मृत्यु के बाद भी जिंदगी होती है, तो उसमें भी इंसान को भूख लगती है, तो उसके खाने की व्यवस्था। अब देखिए, ये उपयोगी शब्द है, इसको देख लीजिए। अब कल्पना करो, आज से 12,000 साल पहले पृथ्वी की गुफा में रहते होगे, तो देखो तुम्हारे वहाँ गुफा के भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं है, और तुम उनकी सहायता कर रहे हो, तो तुम रंग बनाओगे, रेखा चित्र को रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानी सुनाएंगे? तो ये इमेजिनरी। चलिए ठीक है। और यहाँ पे उपयोगी शब्द है। अब जो अपने चैप्टर पढ़ा, तो उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये है। और ये आओ चर्चा करें में भी कुछ क्वेश्चन है, आओ करके देखें। ठीक है, ये सारी चीजें और कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनको जान लेते हैं। मध्य पाषाण युग का जो शुरुआत हुआ 12,000 ईसा से या 10,000 साल पहले, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हो गया था, और नव पाषाण युग का आरंभ हो गया था। फिर 10,000 साल पहले नव पाषाण युग का आरंभ हुआ था, और बिहड़गढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। तो ये चैप्टर 2 भी हम लोग का खत्म हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3। लाइक एंड सब्सक्राइब।